क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे उखना खुरेलसुख किस देश के नए राष्ट्रपति बने? यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया है? सुर्खियों में रहे विदित गुजराती का संबंध किस खेल से है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने किसको पोलियो मुक्त घोषित किया है? हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने फिलीपींस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिलीपींस देश। और कुछ साल पहले तकरीबन 10 साल पहले यह फिलीपींस को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन 2019 में यह मामला सामने आया था और बाद में फिर से 16 मंथ बाद कोई भी मामला फिलीपींस में सामने नहीं आया है और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने यह फिलीपींस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे हम यूनिसेफ भी कह सकते हैं, दोनों ने 11 जून को द्वीपीय देश फिलीपीन को पोलियो मुक्त घोषित करने के साथ साथ कोविड-19 महामारी के बावजूद इस बीमारी से लड़ने के सरकार के प्रयास की प्रशंसा की। और फिलीपीन में बड़े पैमाने पर टीकाकरण और निगरानी के चलते गत 16 महीने में पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और पोलियो में अंग लकवाग्रस्त हो जाते हैं और यहां तक मौत भी हो सकती है पोलियो के कारण, और इसका अब तक का इलाज ज्ञात नहीं है। तो इस तरह की बीमारी और हाल ही में दोस्तों पोलियो से निजात पा ली है यह फिलीपींस देश ने। और यहां हम बात करते हैं फिलीपींस देश की, तो फिलीपींस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही करंट अफेयर में आया था क्योंकि फिलीपींस में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। तो देखो फिलीपींस में आए किस समुद्री तूफान ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई? तो फान नामक एक तूफान आया था फिलीपींस देश में और भारी तबाही के दृश्य इमेज में आप देख सकते हैं। और फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, इमेज में आप देख सकते हैं। बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है यह फिलीपींस देश। कहां पर स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। और फिलीपींस देश की कैपिटल का नाम क्या है? मनीला। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। और फिलीपींस देश की करेंसी है फिलीपीन पेसो। और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी फिलीपींस के मंडालुयोंग शहर में स्थित है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि ADB का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मंडालुयोंग शहर में। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही मार्गेरिटा हैक कौन थी? दोस्तों कल आपने गूगल पर सर्च किया था, एक आपको डूडल नजर आया होगा। इस महिला का यह डूडल था, तो आप अंदाजा लगाइए कि यह नाम क्या है? मार्गेरिटा हैक कौन थी? सही, ओके, यह एक जाने मानी खगोल शास्त्री थी जिसको गूगल ने डूडल बनाकर याद किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है खगोल शास्त्री मार्गेरिटा हैक। 99वीं जन्म जयंती के अवसर पर गूगल ने इस महिला का डूडल बनाया जो एक जाने मानी खगोल शास्त्री थी। इमेज में आप देख सकते हैं, कल ही आपने गूगल पर इस तरह का डूडल देखा होगा। तो नाम क्या है? नाम मैंने आपको बताया, मार्गेरिटा हैक। तो टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने 12 जून को इटली की खगोल शास्त्री मार्गेरिटा हैक के जन्म दिवस के अवसर पर एक खास डूडल बनाया और इस डूडल में मार्गेरिटा को टेलीस्कोप के जरिए आकाश में देखते हुए दर्शाया गया क्योंकि वो एक जानी मानी खगोल शास्त्री थी।
और इस साल 99वीं जन्म जयंती मनाई गई है। और इस खगोल शास्त्री के बारे में आगे बात करें तो खगोल शास्त्री मार्गेरिटा हैक का जन्म कब हुआ? 12 जून 1922 में। और मार्गेरिटा हैक किस यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स की प्रोफेसर थे? तो उन्होंने दोस्तों ट्राइस्टे यूनिवर्सिटी में एक एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? ट्राइस्टे यूनिवर्सिटी। और उन्होंने सितारों की रासायनिक संरचना और उनके सतह के तापमान और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से सितारे के कलर के कारण उनका तापमान तय किया जाता है? तो कौन से रंग का सितारा सबसे अधिक तापमान ज्यादा होता है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपने कहीं साइंस में पढ़ा होगा। और मार्गेरिटा को उनके 90वें जन्म दिवस के खास अवसर पर इटली गणराज्य का कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला था? तो इटली गणराज्य का दमा डी ग्रान क्रॉस नामक यह सम्मान भी मार्गेरिटा को मिला था। और वह विज्ञान के अलावा प्रोफेसर भी थी, लेखिका भी थी और एक्टिविस्ट भी थी। तो नाम मत भूलिएगा, मार्गेरिटा हैक, जो एक जानी मानी खगोल शास्त्री थी। मजा आ रहा है ना? वेरी नाइस। इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए असम सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? यूं तो लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणा की है। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने भी ऐसे अनाथ हुए बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। तो असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं हाल ही में? मैंने आपको बताया था, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसने शुरू की? असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिम्मत बिस्वा शर्मा ने यह योजना लॉन्च की। और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का लाभ किसको मिलेगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का लाभ किसको मिलेगा? कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत रुपये 7,81,200 प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधिक जमा के रूप में बैंक में रखे जाएंगे। और स्कीम के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे को 3,500 रुपये प्रति माह देगी, जिसमें केंद्र सरकार के 2,000 रुपये भी शामिल है। और यहां बात करते हैं असम की। तो असम के चीफ मिनिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों 2 दिन पहले ही असम करंट अफेयर में रहा था। हाल ही में असम सरकार ने कौन से पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया? असम सरकार ने, यूं तो पहले असम रत्न दिया जाता था, इसके साथ ऐड किया गया है असम विभूषण को, असम भूषण को और असम श्री पुरस्कार को। यानी कि असम सरकार ने यह उपरयुक्त सभी पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। और तब भी मैंने आपको पूर्वोत्तर के यह असम के बारे में बताया था। तकरीबन एक सप्ताह में असम राज्य 3 बार करंट अफेयर में आया है, 2 बार नेशनल पार्क को लेकर और 1 बार यह दोस्तों पुरस्कार को लेकर। तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में असम से जुड़ी हुई इस घटनाओं को लेकर सिर्फ एक क्वेश्चन तो पूछ लिया ही जा सकता है, इसलिए इस घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो और भी क्वेश्चन, असम रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक नागरिक को असम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके अलावा कैबिनेट ने प्रति वर्ष 3 लोगों को असम विभूषण, 5 लोगों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री देने का भी निर्णय लिया है। और पुरस्कार के तहत कौन सी राशि दी जाएगी वो भी मैंने आपको बात बताई थी। लेकिन अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो बताने जा रहा हूं, आप याद रख लीजिए, क्योंकि हाल ही में असम सरकार ने यह रेमोना राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की है। और 2 दिन पहले ही देहिंग पटकाई नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी भी घोषणा कर दी है। तो असम में 1 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि BTR में स्थित यह रेमोना राष्ट्रीय उद्यान को
5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान किसको घोषित किया गया है? रेमोना राष्ट्रीय उद्यान को। और हाल ही में 2 दिन पहले देहिंग पटकाई नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी भी घोषणा कर दी है। तो असम के देहिंग पटकाई को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, जो अब राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। क्या असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? देहिंग पटकाई। और असम अब देश का दूसरा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य बन गया है। दूसरे नंबर पर है असम राज्य। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे विदित गुजराती का संबंध किस खेल से है? हाल ही में सुर्खियों में रहे विदित गुजराती का संबंध किस खेल से है? विदित गुजराती एक जाने माने शतरंज के खिलाड़ी है, यानी कि ग्रैंड मास्टर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, शतरंज। और यहां विदित गुजराती को आप देख सकते हैं शतरंज खेलते हुए। तो करंट अफेयर में क्यों आए? देखो, भारत के तीसरे नंबर के खिलाड़ी विदित गुजराती ने अपने रेटिंग के आधार पर फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। क्या उपलब्धि हासिल की है? फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के लिए हमारे यह विदित गुजराती ने क्वालिफाई किया है। और यह शतरंज विश्व कप कब और कहां होने वाला है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि फीडे शतरंज विश्व कप 2021 का आयोजन कहां होगा? 10 जुलाई से रूस के सोची में यह फीडे शतरंज विश्व कप का आयोजन होगा। हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि सर जी आप हमें बताया करें कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात है वो हमें याद रख लेने हैं। तो ऐसे ही फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपसे जोर देकर कह सकता हूं कि यह फीडे शतरंज विश्व कप कब और कहां होने वाला है? 10 जुलाई से रूस के सोची में आयोजित होने वाला है। और हमारे विदित गुजराती की बात करें तो विदित गुजराती तीसरी बार विश्व कप में खेलेंगे। इससे पहले वह 2017 में और 2019 में खेल चुके हैं। और विदित गुजराती एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। वह फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय शतरंज टीम के कप्तान थे। तो यह भी क्वेश्चन कुछ दिन पहले करंट अफेयर में आया था कि फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय शतरंज टीम के कप्तान कौन थे? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए विदित गुजराती। पांचवा क्वेश्चन, 80 के दशक में देश में पहला आंखों का राष्ट्रीय बैंक किसने स्थापित किया था? हमारे भारत देश में तकरीबन 80 के दशक में हमारा भारत देश का पहला आंखों का राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मदन मोहन। पद्मश्री विजेता ऐसे डॉक्टर मदन मोहन का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने 80 के दशक में भारत देश का पहला आंखों का राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर मदन मोहन। तो देखो इमेज में, भारत को आंखों का पहला राष्ट्रीय बैंक देने वाले डॉक्टर मदन मोहन की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर मदन मोहन ने एम्स से सेवानिवृत्ति होने के बाद दिल्ली में MMI टेक अस्पताल की स्थापना की थी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली में MMI टेक अस्पताल की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर होना चाहिए डॉक्टर मदन मोहन। आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए। यदि दोस्तों आपकी नजर हटे, दुर्घटना बन गई समझो। भारत सरकार के नेत्र विज्ञान चिकित्सा को लेकर सलाहकार रहे डॉक्टर मदन मोहन को साल 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1985 में मदन मोहन को पद्मश्री से नवाजा गया और 92 वर्षीय डॉक्टर मदन मोहन दिल्ली एम्स के नेत्र विज्ञान केंद्र के 10 वर्ष तक प्रमुख भी रह चुके हैं। छठा क्वेश्चन, बजरंग पुनिया का जन्म किस राज्य में हुआ था? इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के बॉडी बिल्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ऐसे रेसलर जिन्होंने भारत देश का सम्मान बढ़ाया है, ऐसे बजरंग पुनिया का जन्म हरियाणा राज्य में हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य। पिछले 2 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर में
कोई खिलाड़ी के बारे में बता रहा हूं जो ओलंपिक में जाने वाला है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला है। तो हाल ही में दोस्तों हमारे आकाशवाणी विभाग के द्वारा एक श्रृंखला जारी की गई है। इसके तहत आकाशवाणी ऐसे ओलंपिक खिलाड़ी के बारे में बहुत ही अच्छे आर्टिकल छापता है जिसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रख लेना चाहिए। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 41 दिन बाकी है और आकाशवाणी ने जारी विशेष श्रृंखला में भारत के फ्री स्टाइल पहलवान बजरंग पूनिया की बात की है। तो यह तीसरे ऐसे हमारे भारत देश के खिलाड़ी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और अभी 40 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी चर्चा होने वाली है। तो एक ऐसा क्वेश्चन रोज आएगा जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बजरंग पूनिया की बात करें। बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर जिले में खुदन नामक गांव में हुआ। कहां पर? हरियाणा स्टेट, झज्जर जिले और इसके खुदन नामक गांव में 26 फरवरी 1994 को बजरंग पूनिया का जन्म। बजरंग पूनिया ने 7 साल की उम्र में ही कुश्ती शुरू कर दी थी। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय केंद्र में सोनीपत में प्रशिक्षण लिया, यानी कि सोनीपत में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। और बजरंग पूनिया ने 2013 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता जिसमें उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था और बाद में उनकी करियर में 4 चांद लग गए। क्या? 4 चांद लग गए। बजरंग पूनिया ने 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीतने के बाद 65 किग्रा भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 के पहलवान बन गए। वाह भाई वाह, कैसे है भाई साहब, हो बढ़िया। बजरंग पूनिया ने अब तक कुल 5 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं और वो हमारे भारत देश की ओर से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो हमारी चैनल की ओर से बजरंग पूनिया को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दिल्ली में खेली गई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में भी बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 में यह कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुआ और बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम श्रेणी में भी गोल्ड मेडल जीता। वाह भाई वाह। और अब उनकी नजरें ओलंपिक पर है। हम कामना करते हैं कि हमारे भारत देश के लिए गोल्ड जीते। 7वां क्वेश्चन, और ऐसी ही एक पहलवान विनेश फोगट। विनेश फोगट से जुड़ा हुआ 7वां क्वेश्चन, विनेश फोगट ने पोलैंड ओपन के 53 किग्रा में कौन सा पदक जीता? हाल ही में यह पोलैंड ओपन नामक एक स्पर्धा आयोजित की गई और इसमें 53 किग्रा भार वर्ग में हमारी यह विनेश फोगट ने, आप क्या उम्मीद रखते हैं विनेश फोगट से? कौन सा मेडल? गोल्ड। बिल्कुल सही आंसर है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, विनेश फोगट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पोलैंड ओपन की बात करें, विनेश फोगट ने स्वर्ण पदक जीता और हमारे तिरंगे का मान भी बढ़ाया। फाइनल में यूक्रेन की एक पहलवान किसको हराया है? तो फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा के खिलाफ विनेश ने एक भी अंक नहीं गवाया और 8-0 से जीत दर्ज की। यानी कि यह यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा की वाट ही लगा दी, क्योंकि व्हाइट वॉश कर दिया। 8 के मुकाबले 0 पॉइंट। वाह भाई वाह, विनेश फोगट, कॉन्ग्रेचुलेशन। और विनेश फोगट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में आया था, अप्रैल में आया था। विनेश फोगट ने निम्न में से किस भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था? 53 किग्रा भार वर्ग में खेलती है विनेश फोगट। और टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगट 53 किग्रा भार वर्ग ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है और उन्होंने खिताबी मुकाबले में चीन ताइपे की मैंग सुआन सिंह को हराया। किसको? चीनी ताइपे की मैंग सुआन सिंह को हराया और गोल्ड मेडल जीत लिया। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनने वाला है? हमारे भारत देश के लिए एक अच्छे समाचार कि हमारे भारत देश के एक स्टेट का ऐसा पहला जोन जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनने वाला है और यह गुजरात का है। गुजरात काफी प्रगति कर रहा है, काफी डेवलप हो चुका है। ऐसे गुजरात स्टेट में
विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थित है? गुजरात, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बिल्कुल सही आंसर है, गुजरात का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र भारत देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास का क्षेत्र। तो गुजरात का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस इलाके में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह अहम कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। और केवड़िया, केवड़िया किसे बोलते हैं? तो यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को केवड़िया कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। केवड़िया में 182 मीटर ऊंचे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन में तब्दील किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की यह मंशा है। और भविष्य में केवड़िया में सिर्फ बैटरी आधारित बसें, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन पर्यटन योजना केवड़िया में ही शुरू की गई थी। और यहाँ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च की गई थी। और इन ई बाइक्स को चलाने के लिए 2 घंटे का किराया 1500 रुपये रखा गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर भी यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी करंट अफेयर में आया था। वो क्वेश्चन क्या था? देश की पहली सी प्लेन सेवा कहां शुरू की जाएगी? देश की पहली सी प्लेन सेवा, यानी कि यह जल से ही टेक ऑफ करेगी और जल में ही लैंडिंग करेगी, यह सी प्लेन सेवा, और यह गुजरात में शुरू की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, गुजरात। और गुजरात में कहां पर? तो देखो, देश में पहली बार एक विशेष सेवा के रूप में सी प्लेन गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो मालदीव से भारत पहुंचा है। कहां से? यह सी प्लेन मालदीव से भारत पहुंचा और 2 स्थानों के बीच यह सी प्लेन सेवा शुरू हुई। कहां पर? साबरमती रिवर फ्रंट से सीधे आप पहुंच सकते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं। अशोक पनगड़िया को भी हमारे राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। ऐसे एक महान डॉक्टर जिसका हाल ही में निधन हो गया है। लेकिन डॉक्टर में कौन से डॉक्टर थे? एक हमारे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना के कारण हमारे भारत देश के बहुत से डॉक्टरों का निधन हो गया है। और ऐसे जाने माने डॉक्टर जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसी क्वेश्चन में मैंने आपको अगले भी बताया, सही है ना? तो देखो, देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का कोरोना से निधन हो गया। पनगड़िया पोस्ट कोविड बीमारी से जूझ रहे थे। यानी कि पोस्ट कोविड बीमारी, इसे क्या कहते हैं? तो कोविड के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ तकलीफें रहती है, इसे बोलते हैं पोस्ट कोविड बीमारी। तो उससे जूझ रहे थे और लंबे समय से वे वेंटिलेटर पर थे। और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पनगड़िया को साल 1992 में राजस्थान सरकार की ओर से मेरिट अवार्ड मिला था। यानी कि हमारे यह अशोक पनगड़िया को बहुत से सम्मान मिले थे उनके जीवन में। उनकी बात करें तो साल 2002 में डॉक्टर अशोक पनगड़िया को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर BC रॉय अवार्ड भी दिया था। और इसके बाद 2014 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। और उनकी मेडिकल और सोशल सहभागिता के चलते उन्हें यूनेस्को अवार्ड भी मिल चुका है, जिसका हाल ही में निधन हो गया। 10वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसने शुरू की? हमने किस राज्य के इस डॉक्टर की बात की? डॉक्टर अशोक पनगड़िया की बात की ना, तो वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की भी शुरुआत राजस्थान राज्य ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान राज्य। यहां पर इमेज में पढ़ सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। यानी कि यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है राजस्थान सरकार की ओर से। और राजस्थान सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, अशोक गहलोत जी। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दी है,
जिसके तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यानी कि राजस्थान के किसानों के लिए एक खुशखबरी है कि प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे राजस्थान सरकार द्वारा। और इस योजना के कारण राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ भी आएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने यह हाल ही में वित्त वर्ष के बजट में घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा द्वैमासिक आधार पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे। विदित हो कि केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी है तथा अन्य आयकर दाता इस योजना के तहत सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे। और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी। यानी कि अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। और दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर राजस्थान करंट अफेयर में आया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया था तो देखो, हाल ही में पाकिस्तान में दक्षिणी पंजाब के चौलिस्तान के एक संरक्षित क्षेत्र में शिकारियों के एक समूह ने 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों IUCN की रेड लिस्ट में जिस पक्षी का नाम है, ऐसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को दोस्तों पाकिस्तान के चौलिस्तान के कुछ शिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ऐसी नापाक हरकत यह पाकिस्तान के शिकारी भी करते हैं। साले कैसे लोग हैं। 11वां क्वेश्चन, उखना खुरेलसुख कहां के नए राष्ट्रपति बने। इमेज में आप देख सकते हैं, उखना खुरेलसुख हाल ही में मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंगोलिया के राष्ट्रपति नाम है उखना खुरेलसुख। तो मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख देश के 6ठे लोकतांत्रिक रूप में चुने गए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिसने सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपुल्स पार्टी मंगोलियन पीपुल्स पार्टी की सत्ता को एक शानदार जीत के साथ मजबूत किया है। यहां पर मंगोलिया देश में कुछ दशक पहले ही लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। तो मंगोलिया में 1990 से लोकतांत्रिक युग की शुरुआत हुई। और उखना खुरेलसुख किसका स्थान लेंगे तो खल्तमा बतुल्गा का स्थान लेंगे उखना खुरेलसुख। नाम मत भूलिएगा, उखना खुरेलसुख मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आप मैप में देखें कि यह है मंगोलिया। और मंगोलिया के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है तो 2 तरफ है यह चाइना और एक तरफ है रूस। यानी कि चाइना से आगे बढ़े तो हमारा इंडिया आ जाएगा। यानी कि भारत का एक पड़ोसी देश है यह चाइना, चाइना के बाद यह मंगोलिया। और मंगोलिया की कैपिटल का नाम क्या है उलानबातर। और मंगोलिया की करेंसी क्या है मंगोलियाई तोगरोक। ओके, 12वां क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किसको शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर रहा है ऑकलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है जापान का ओसाका शहर, तीसरे स्थान पर रहा है एडिलेड और चौथे स्थान पर रहा है वेलिंगटन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑकलैंड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 किसने प्रकाशित की, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, इस इंडेक्स को प्रकाशित किया। और दुनिया के शीर्ष 3 रहने योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, दूसरे स्थान पर है जापान का ओसाका और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। और दुनिया के सबसे कम रहने वाले 3 शहरों की सूची की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है सीरिया का दमिश्क, दूसरे स्थान पर है नाइजीरिया का लागोस और तीसरे स्थान पर है पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी। ओके, और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है डेबी हेविट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेबी हेविट। इमेज में आप देख सकते हैं वो बन गई है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखो
कॉरपोरेट कार्यकारी और पूर्व आरएसी प्रमुख डेबी हेविट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और फुटबॉल एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1986 में फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ और इसने 2018 में परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पहल की शुरुआत की थी। और फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत ने किसके साथ मिलकर कॉर्पेट नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? कॉर्पेट एक्सरसाइज भारत देश ने थाईलैंड देश के साथ मिलकर आयोजित की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था थाईलैंड। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है थाईलैंड। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है रसिक जी परमार, पिनाकिन चौधरी, पवन मणि ऑफिशियल व्लॉग, भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, किंजल चावड़ा, हितेश सोलंकी, पारगी अनिल, सागर चावड़ा। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। अर्पिता सोलंकी, सुमित्रा परमार, राठवा हितेश, आकाश अनुपम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इंडिया और थाईलैंड के बीच यह दोस्तों हाल ही में कॉर्पेट नौसेना अभ्यास आयोजित किया और आकाश अनुपम जी हमेशा डिटेल में बताते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नीलोफर मीर, राजेश कटारा, शैलेश कुमार तबियाड़, लर्निंग रिटेल मार्केटिंग मुकेश कुमार फ्रॉम राजकोट से, और अंकिता स्पेशल, विशाखा बारैया, अनिल कुमार बोडत, परमार खुशबू, विजय सावड़िया, रेखा नीनामा, चौधरी विकास, अमित प्रजापति। सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, धरती आबा या जगत पिता के रूप में किसको जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए धरती आबा या जगत पिता के रूप में किसको जाना जाता है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।